धन्यवाद। आज इस प्रेस वार्ता में और ऐसे एक विशिष्ट परिसर में जो प्रेस वार्ता आयोजित हो रही है, जिसकी शायद कल्पना भी कभी बठिंडा के लोगों ने नहीं की हो। एम्स बठिंडा के परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में हमारे साथ में उपस्थित एम्स बठिंडा के निदेशक आदरणीय डॉक्टर सिंह, मेरे साथ में उपस्थित आदरणीय सुभाष शर्मा जी, आदरणीय दयाल सिंह सोढ़ी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान आदरणीय सिंगला साहब, आदरणीय शिवराज सिंह जी और सभी पत्रकार मित्रों, मैं आप सबका आज इस प्रेस वार्ता में हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं। आप सबका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, आजादी के 75 साल बीत चुके हैं और लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का आह्वान करते हुए कहा था कि 75 साल का ये कालखंड निश्चित रूप से देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। और आज जब हम 75 साल पूरे कर चुके हैं तो ये अवसर एक ऐसा अवसर है जब हमें आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है, इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है कि हम जो कुछ कर सकते थे उनमें से क्या कुछ हम नहीं कर पाए और वो जो न्यूनताएं बच गई उनको पूरा करते हुए आने वाले 25 साल में हम उन सब लोगों के सपनों का भारत जिन्होंने देश को आजाद कराने के उस संघर्ष में अपने आप को समर्पित कर दिया, उन सब लोगों के सपनों का भारत हम बना सकें ताकि हम उनको श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि दे सकें और उसके साथ साथ में देश को एक विकसित देश के रूप में खड़ा कर सकें। लेकिन आवश्यकता कि किसी भी देश को विकसित बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण था कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ा तबका जो सामान्य सुविधाओं से वंचित था, मूलभूत आवश्यकताओं के संघर्ष से पिछले पीढ़ियों से जूझ रहा था, उनको उस संघर्ष से मुक्ति दिलाई जा सके। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कुर्सी पर बैठे थे उससे पहले उन्होंने एक संकल्प देश के सामने रखा था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित इन सब के कल्याण के लिए काम करे। तब शायद सामान्य दृष्टि से सोचने वाले किसी भी व्यक्ति ने इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि जिन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की आकांक्षा में अनेक पीढ़ियों की आंखें पथरा गई कि कभी हमारे घर में भी इस तरह की रोशनी, इस तरह का सवेरा आएगा। उन लोगों की आशंकाओं, उन लोगों की आकांक्षाओं, उन लोगों की अपेक्षाओं पर काम करने के लिए कोई सरकार इस प्रतिबद्धता के साथ में एक नए गवर्निंग मॉड्यूल के साथ काम करेगी कि जो कोई भी योजना सरकार बनाए उसका लाभ उसकी पात्रता रखने वाले अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। 100% सैचुरेशन हर योजना का हो, लास्ट माइल तक डिलीवरी हर योजना की हो। ये जो गवर्निंग फॉर्मूला है माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया, उसका परिणाम यह है कि आजादी के बाद में जहां 67-70 साल बीत जाने के बाद में भी देश में 62% परिवारों के पास सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी, 84% परिवारों के पास में पीने का पानी स्वच्छ मिल सके इसकी सुविधा नहीं थी, देश के 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों के पास में क्लीनर फ्यूल जो है वो उपलब्ध नहीं था, देश के 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों के पास में बिजली नहीं थी, देश के 40 करोड़ लोगों के पास में जो है वो बैंक अकाउंट नहीं था। इस तरह से जो मूलभूत आवश्यकताओं से संघर्ष जो था, इस संघर्ष से एक तय समय सीमा में मुक्ति दिलाने का यशस्वी सफल प्रयास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। लेकिन आपके जैसे माननीय पत्रकार साथियों के साथ वार्ता में विभिन्न तकनीकियों के माध्यम से एकत्रित डेटा में विभिन्न सर्वेक्षण और सर्वेज के माध्यम से आने वाली सूचनाओं के द्वारा ये ज्ञात होता था कि योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में कहीं किसी लेवल पर थोड़ी बहुत न्यूनताएं किसी न किसी कारण से रह गई। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो गवर्निंग मॉडल था उसमें किसी भी योजना के इम्प्लीमेंटेशन में किसी भी तरह का भेदभाव न हो, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न मजहब के आधार पर, न राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के आधार पर, न वोटों की गिनती के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर।
लेकिन फिर भी कुछ न कुछ न्यूनताएं कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से रह रही। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उन न्यूनताओं को पहचान करके ऐसे सारे लोग जिनको लाभ मिलना चाहिए और नहीं मिल पाया, उन सब लोगों को ढूंढ करके हम उन सब लोगों के द्वार तक जाकर के, हर एक गांव तक जाके, हर पंचायत तक जाकर के वो लाभ उन लोगों को दिला सकें। इस संकल्प के साथ में विकसित भारत यात्रा प्रारंभ हुई है। पिछले महीने में झारखंड से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका श्री गणेश किया था। तब से अब तक देश के लाखों गांवों में करोड़ों लोगों तक जो है यात्रा पहुंची है और ऐसे अनेक लोगों को जो विभिन्न योजनाओं से वंचित रह गए थे, उनको ढूंढने का एक तरफ सफल प्रयास इस यात्रा के माध्यम से हुआ है और दूसरी तरफ आज देश जिस मुहाने पर खड़ा है, जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया है, लाल किले के प्राचीर से आह्वान करते हुए देश को जो उन्होंने कहा था कि देश को विकसित बनाने की यात्रा इस अमृत काल में हम सब लोग मिलकर के आज प्रारंभ कर रहे हैं और 25 साल के इस कालखंड में हम देश को विकसित बनाएंगे, इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। हम अपनी विरासत का सम्मान करते हुए गुलामी की सारी चिन्हों को अपनी मानसिकता से और अपने धरातल से समाप्त करेंगे। ये जो आह्वान देश का माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, देश की जनता प्रत्यक्ष रूप से इसके साथ जुटे। इस संकल्प के दृष्टि, इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए आम व्यक्ति जो है इस संकल्प के साथ जुटे, ये आवश्यकता महसूस करते हुए भी इस यात्रा को जो है लॉन्च किया गया, इस यात्रा को प्रतिपादित किया गया। निश्चित रूप से यात्रा की सफलता के साथ में देश में एक नए वायुमंडल का निर्माण होगा और जिस वायुमंडल के चलते हुए देश को विकसित भारत बनाने का जो ये संकल्प है, निश्चित रूप से सिद्ध होना होगा और सिद्ध होने का मार्ग और अधिक सुगम होगा। जिस तरह से पिछले 5 साल में देश को एक तरफ सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने का काम सफलतापूर्वक देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, वहीं दूसरी तरफ देश को फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर देकर के देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकसित भारत बनाने के लिए जिस तरह से डेवलपमेंट करना इस पिछले 10 साल के कालखंड में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, देश ही नहीं दुनिया चकित दृष्टि से भारत में हो रहे इस परिवर्तन को देख रही है, महसूस कर रही है और पूरा भारत इस बात पर विश्वास करने लगा है। साथ साथ में पूरी दुनिया भी इस बात पर विश्वास करने लगी है कि जिस तेज गति से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तेज गति के साथ में भारत में हमारा विकसित होने का संकल्प उस हर अवसर के साथ में दृढ़ से दृढ़तर होता रहे, ऐसे अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबको मिलते रहे। बठिंडा के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो शायद कभी बठिंडा की पहचान कभी जो है मालवा में बड़े दानदाताओं के साथ में बठिंडा की पहचान थी, उसको जाना जाता है, लेकिन हेल्थ के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को महसूस करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से एम्स जैसे हॉस्पिटल की यहाँ स्थापना की, अभी मैं जब एम्स का दौरा कर रहा था, मैं सब डॉक्टरों से चर्चा की, माननीय डायरेक्टर साहब की उपस्थिति में चर्चा की, तब भी मैंने कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहा था ये जो विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं जिनकी हम चर्चा करते थे और दुनिया में देख करके लोग उसकी कमी भारत में महसूस करते थे, प्राइवेट सेक्टर में कुछ ऐसी फैसिलिटीज देश में डेवलप हुई थी, देश में ऐसे ख्यातनाम अस्पताल बने थे जहां भारत के मेडिकल फैसिलिटीज का स्तर ग्लोबल पैरिटी पर आया था, दुनिया के समकक्ष बराबर आया था, लेकिन सामान्य व्यक्ति के पहुंच से वो बाहर थे। आज एम्स के ऐसे अस्पतालों के माध्यम से जो 22 एम्स नए कार्यशील हुए हैं, उनके माध्यम से देश के सामान्य मानवी के सौभाग्य में भी इस तरह के विश्व स्तरीय चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा करवाना जो है वो संभव हुआ है। निश्चित ही इसके कारण से एक बड़ा परिवर्तन जो है इस क्षेत्र में हुआ है। मालवा का एक क्षेत्र दुर्भाग्य से पंजाब में नहीं देश भर में कैंसर पट्टी के नाम से विख्यात है और पहले आज से आजादी के पहले से बीकानेर का पीबीएम अस्पताल जो है वो इस पूरे पश्चिमी क्षेत्र का केवल एकमात्र कैंसर हॉस्पिटल हुआ करता था और यहाँ से जो रेल चलती थी उसका कैंसर स्पेशल ट्रेन या कैंसर एक्सप्रेस के नाम से वो ट्रेन पहचानी जाती थी, जो पेशेंट्स को यहाँ पर से लेकर के वहां जाती थी और वापस इलाज करा करके लोग लौट करके वापस आते थे। आज कैंसर के ट्रीटमेंट के दृष्टिकोण से भी इस मालवा रीजन में
इस एम्स के होने से बहुत बड़ी सहायता लोगों को मिली है। माननीय मोदी जी के लिए जो देश आज बात करता है कि मोदी है तो मुमकिन है, आज मालवा के क्षेत्र भी चिकित्सा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मूलभूत आवश्यकताओं को सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाने के दृष्टिकोण से आज इस बात पर और अधिक विश्वास करने लगे। जिस तरह से सड़कों का जाल बनाए, जिस तरह से सड़कों का जाल बिछाए, एक तरफ एयरपोर्ट्स को बढ़ाया और दूसरी तरफ रेलवे के परिचालन की गति को बढ़ाया गया। आज उन्हीं रेलवे ट्रैक्स पर उनको मॉडर्नाइज करके, उनको इलेक्ट्रीफाई करके, उन पर चलने वाली ट्रेनों की गति को बढ़ाए गए। एवरेज स्पीड जो है वो ट्रेन की देश में परिचालन की सारी जो है पैसेंजर ट्रेन को अगर जोड़ा जाए तो उसमें एक उल्लेखनीय प्रगति परिचालन की स्पीड को लेकर के हुई है। इस 5 साल में जिस तरह का क्रांतिकारी परिवर्तन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है और आने वाले समय में जिस तरह से बठिंडा को दिल्ली के साथ में एयरवेज से जोड़ने का प्लान जो काम हो रहा है, ये निश्चित इस क्षेत्र को आर्थिक दृष्टि से विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। पंजाब में जिस तरह के हालात हैं और पंजाब जैसा प्रदेश जो कभी देश के सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाला प्रदेश होता था, जो देश के सबसे ज्यादा निवेश वाला प्रदेश होता था, आतंकवाद के उस बुरे दौर जो लगभग 20 साल का था, उस 20 साल के दौर के बाहर निकलने के बाद में भी इकोनॉमी वाइज पंजाब जो है देश में चौथे पायदान पर खड़ा था। लेकिन उसके बाद जिस तरह का ग्रहण आतंकवाद के समय लगा और उसके बाद जिस तरह की सरकारें रही, जिस तरह के हालात रहे, उन सब के चलते हुए आज भी पंजाब उस बुरे हालात से उबर नहीं पाया और पिछड़ते 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 आज नीचे से चौथे पांचवें पायदान पर जाकर खड़ा हुआ है। आज देश में सर्वाधिक कर्जे के दबाव में जो प्रदेश है उसमें से पंजाब प्रदेश है। The only state in the country which has negative growth of industrialization. यह इंडस्ट्री नई आने के बजाय यहाँ से इंडस्ट्री निकल के बाहर कहीं हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में जा रही। तमाम तरह की अपॉर्चुनिटीज के होते हुए, ह्यूमन रिसोर्सेज की कैपेसिटीज के होते हुए भी केवल एक एनवायरनमेंट की कमी, ओवरऑल एक जिस तरह का माहौल इंडस्ट्री को लेकर के होना चाहिए, कानून का राज जिस तरह से होना चाहिए, लोगों को एक भरोसे का शासन जिस तरह से दिखाई देना चाहिए, उसकी कमी के होने के चलते हुए पंजाब में इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो पा रही है। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। ये निश्चित रूप से हम सब के लिए भी पॉइंट ऑफ कंसर्न। तरफ एयरपोर्ट्स को बढ़ाया और दूसरी तरफ रेलवे के परिचालन की गति को बढ़ाया गया। आज उन्हीं रेलवे ट्रैक्स पर उनको मॉडर्नाइज करके, उनको इलेक्ट्रीफाई करके, उन पर चलने वाली ट्रेनों की गति को बढ़ाए गए। एवरेज स्पीड जो है वो ट्रेन की देश में परिचालन की सारी जो है पैसेंजर ट्रेन को अगर जोड़ा जाए तो उसमें एक उल्लेखनीय प्रगति परिचालन की स्पीड को लेकर के हुई है। इस 5 साल में जिस तरह का क्रांतिकारी परिवर्तन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है और आने वाले समय में जिस तरह से बठिंडा को दिल्ली के साथ में एयरवेज से जोड़ने का प्लान जो काम हो रहा है, ये निश्चित इस क्षेत्र को आर्थिक दृष्टि से विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। पंजाब में जिस तरह के हालात हैं और पंजाब जैसा प्रदेश जो कभी देश के सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाला प्रदेश होता था, जो देश के सबसे ज्यादा निवेश वाला प्रदेश होता था, आतंकवाद के उस बुरे दौर जो लगभग 20 साल का था, उस 20 साल के दौर के बाहर निकलने के बाद में भी इकोनॉमी वाइज पंजाब जो है देश में चौथे पायदान पर खड़ा था। लेकिन उसके बाद जिस तरह का ग्रहण आतंकवाद के समय लगा और उसके बाद जिस तरह की सरकारें रही, जिस तरह के हालात रहे, उन सब के चलते हुए आज भी पंजाब उस बुरे हालात से उबर नहीं पाया और पिछड़ते 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 आज नीचे से चौथे पांचवें पायदान पर जाकर खड़ा हुआ है। आज देश में सर्वाधिक कर्जे के दबाव में जो प्रदेश है उसमें से पंजाब प्रदेश है। The only state in the country which has negative growth of industrialization. यह इंडस्ट्री नई आने के बजाय यहाँ से इंडस्ट्री निकल के बाहर कहीं हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में जा रही। तमाम तरह की अपॉर्चुनिटीज के होते हुए
ह्यूमन रिसोर्सेज की कैपेसिटीज के होते हुए भी केवल एक एनवायरनमेंट की कमी, ओवरऑल एक जिस तरह का माहौल इंडस्ट्री को लेकर के होना चाहिए, कानून का राज जिस तरह से होना चाहिए, लोगों को एक एक भरोसे का शासन जिस तरह से दिखाई देना चाहिए, उसकी कमी के होने के चलते हुए पंजाब में इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो पा रही है। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। ये निश्चित रूप से हम सब के लिए भी पॉइंट ऑफ कंसर्न है। अतीत की तरह वापस एक बार और अधिक खुशहाल हो सके, इसके लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं। फेडरलिज्म इज आवर कॉन्सेप्ट। हम सब जो है देश के संविधान की प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नारे पर के सिद्धांत पर काम करें और उस दृष्टिकोण से हम एक टीम इंडिया की तरह काम करते हुए बढ़े। और इस महत्वपूर्ण अवसर पर जब देश बदलने के लिए हम सब लोग जुटे हैं, तब सभी लोगों की उसमें आवश्यकता है, सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। आप सब लोगों का भी आपने जो सहयोग प्रदान किया उसके लिए मैं बहुत सारा अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। शेखावत साहब, आपने आज एम्स का दौरा किया। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत जो मरीजों को आती है वो एक मेडिकल शॉप है। बाहर जाके लोगों को सब स्टैंडर्ड मेडिसिन लेनी पड़ती है और इधर वेटिंग जो है कभी कभी क्यू में एक घंटा देते हैं। क्योंकि ऐसा है कि मेडिकल एम्स में अभी मैं खुद देख करके आया हूँ कि यहाँ जनौषधि केंद्र खुला है। जनौषधि केंद्र आप सबके संज्ञान में होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी की एक नई पहल थी कि जेनेरिक मेडिसिन जो है हिंदुस्तान में बहुत महंगी दामों पर अलग अलग ब्रांड्स में बिकती है। लोगों को सस्ते दर पर गुणवत्ता युक्त मेडिसिन मिल सके, इसके लिए इनिशिएटिव माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया था। और आज जो है ये इसके काउंटर्स जो हैं उनको 10,000 तक पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है। और पिछले 5-6 वर्षों में जब से ये काउंटर्स बनना शुरू हुए और लोगों को इसके माध्यम से सस्ती दवाइयां मिलनी शुरू हुई, 90% से लेकर के 50-60% तक डिस्काउंटेड रेट में मार्केट प्राइस से कम प्राइस में गुणवत्ता की दवाई जेनेरिक मेडिसिन इन स्टोर्स पर मिलती है। और इसके कारण से देश के सामान्य व्यक्ति को 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई है। काउंटर यहाँ फंक्शनल है, काम कर रहा है। मैं जाकर के अभी मैं खुद वहां गया था, मैंने खुद वहां चर्चा की थी। वहां 90% डिस्काउंटेड रेट पर भी दवाइयां बिकती है, तो भी 10,000-15,000 रुपए से ज्यादा की एवरेज पर डे सेल हो रही है। इस तरह के 3 काउंटर्स जो हैं वहां पर अलग अलग इस एम्स परिसर में काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यदि कहीं किसी को असुविधा हो रही है तो निश्चित ही उस असुविधा को दूर करने के लिए हम सबको आगे प्रयास करने की आवश्यकता है। शेखावत जी, अपन गणतंत्र दिवस आ रहे हैं तो उस मौके जरा है पंजाब से बड़ा रौला चला हुआ है, झांकी हैगी है जो झांकी बाहर लाओ नहीं किया जा रहा, एक ही है जी मामला। देखिए, देश में रिपब्लिक डे के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन जो परेड होती है, उस परेड में सभी प्रदेशों की, सभी केंद्र शासित प्रदेशों की, कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की जिनके ऊपर देश गर्व करता है, डीआरडीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की, उनकी झांकियां वहां पर रहे चलें, ये परंपरा अनेक दशकों से चल रही। झांकियों के जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है, क्योंकि हर साल 15 से 18 स्टेट्स की और 4 से 5 केंद्र शासित प्रदेश और ऑर्गेनाइजेशंस उनकी झांकियां वहां प्रदर्शित की जाती, इसकी जो व्यवस्था बनी हुई, क्योंकि इसको लेकर के जिस तरह की राजनीति यहाँ हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी अपनी तरफ से कुछ स्टेटमेंट दिया था। हालांकि मैं ये कहूंगा कि उनका स्टेटमेंट उनकी अपनी जानकारी पर निर्भर हो सकता है, मैं उसमें उसको ऑथेंटिकेट करने के, उसको चैलेंज करने की चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तकनीकी रूप से जितने टैब्ल्यू, जितनी झांकियां वहां पर आती हैं, झांकियों के सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक कमेटी बनी हुई है जो 10 लोग, जिसमें अधिकांश लोग जो है, कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो मेजॉरिटी लोग जो है, वो मेजॉरिटी लोग म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो लोग इंडिपेंडेंटली असिस्ट करते हैं।
और कुछ उसमें सरकारी जो अधिकारी होते हैं वो लोग साथ बैठते हैं। ये सब लोग बैठ करके जो राज्यों से प्रस्ताव आते हैं, किस थीम पर किस तरह की झांकी उन्होंने बनाना प्रस्तावित किया है, ये कमेटी जो है इवेल्युएट करती है और वही सेलेक्ट करती है। उस सिलेक्शन प्रोसीजर में कहीं भी प्रत्यक्ष में सरकार का कोई भी तरह का हस्तक्षेप नहीं है। हर एक राज्य अपने अपने हिसाब से कोई थीम डेवलप करता है, उस थीम के हिसाब से उसको कॉन्सेप्चुलाइज कर उस कॉन्सेप्ट को जो है रियलेट करता है, उसको रियलेट करके उसके एक झांकी का मॉडल बनाता है और वो मॉडल बना करके अपना प्रस्ताव रखता है। उस प्रस्ताव पर ये तकनीकी कमेटी समीक्षा करती है। समीक्षा करने के बाद में उसकी उपयोगिता, उसकी जो है उसके फीचर्स, किस थीम पर उन्होंने बनाया, उस थीम की रेलेवेंस, इन सब चीजों को मोटे तौर पर आकलन करके उसके बारे में निर्णय करते हैं। और जब जो डिजाइन सारी स्टेट्स और यूटीज सबमिट करती हैं, उनमें से जो कमेटी रेकमेंड करती है उनको ओवर एक हॉलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन पूरे देश की वर्तमान परिस्थिति का हो, इसको देख करके इसका निर्णय किया जाता है। हर साल जो ये सिलेक्शन होता है 6-7 मंत्रालयों का होता है या डिविजन और डिपार्टमेंट्स का होता है, 4-5 2-3 यूटीज का होता है, बाकी 15 से 18 स्टेट्स उसमें आती हैं। और इसको भी 6 जोन में देश को बांटा गया, क्योंकि सिलेक्शन में ऐसा न हो कि सारे लोग एक ही जोन से आ जाएं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, ऐसे 6 जोन में इसको बांटा गया। और नॉर्थ ईस्ट को, एक भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से प्राथमिकता दी है, पहले 5 जोन होते थे, अब उसको 6 जोन बनाया गया। लेकिन मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब नॉर्थ जोन में आता है और उस नॉर्थ जोन में पंजाब को पिछले 8 साल, या मैं कहूं कि मोदी जी की सरकार बनने के 10 साल में पंजाब को 7 बार वहां पर रिप्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिली। मैं जिस प्रदेश से आता हूं उसको केवल 3 बार अपॉर्चुनिटी मिली। ऐसे देश के नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश ऐसे भी हैं जिनको कभी बरसों तक, दशकों तक भारत के उस गणतंत्र दिवस की परेड में अपने आप को शोकेस करने की परमिशन नहीं मिली थी। उनकी झांकियां सेलेक्ट नहीं हो पाई थी। गणतंत्र दिवस जैसे सम्मानपूर्ण, गरिमापूर्ण समारोह को इस तरह से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करना, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इससे आगे बढ़कर के देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे सारे राज्य जो सेलेक्ट नहीं हो सकते, नहीं हो पाए, किसी भी कारण से सेलेक्ट नहीं हो पाए, उनके मन में मायूस, लेफ्ट आउट महसूस करें, इसको देखते हुए जो एक नई व्यवस्था लाल किले के नीचे पिछले कुछ वर्षों से प्रारंभ की है, भारत पर्व के नाम से। क्योंकि गणतंत्र दिवस की परेड में साक्षी होने का अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है, गिने चुने लोग वहां देश भर से पहुंच पाते हैं, उनको पासेस मिलते हैं। देश पूरा टीवी के माध्यम से देखता है, लेकिन हजारों हजार लोग आकर के इस गणतंत्र दिवस के समारोह के साथ में जुड़े। इसको लेकर के भारत पर्व की कल्पना की गई और लाल किले के प्राचीर के नीचे जो है 26 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक वो भारत पर्व चलता है। उस भारत पर्व में ऐसे सारे प्रदेश जिनकी झांकियां वहां न आ पाई, उनको भी शोकेस करने का अवसर मिले, ताकि हजारों लोग प्रत्यक्ष रूप से और लाखों करोड़ों लोग टीवी के माध्यम से उनको देख सकें। दिस अपॉर्चुनिटी इज देयर विद द पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब स्टेट, बिकॉज दिस इट हैज नॉट बीन सेलेक्टेड दिस ईयर। तो इसको पॉलिटिसाइज करने की न तो कोई आवश्यकता थी, न कोई रेलेवेंस था। उसको आप शहीद आजम भगत सिंह के कुर्बानी से जोड़ करके और फिर उसका देश में इस तरह की दुर्भावना व्यक्ति को जो है प्रदर्शित करके पंजाब स्टेट के लोगों को इमोशनली आप जो है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें। मैं मानता हूं कि कम से कम ऐसे अवसरों पर जब देश गणतंत्र दिवस मना रहा हो, देश स्वाधीनता दिवस मना रहा हो, हमको इन सब से बचने की आवश्यकता है, इन सब के राजनीतिकरण से दूर करने की आवश्यकता है, मेरा व्यक्तिगत विचार है। Sir, what about the reasons behind rejection of these type of? That is to be told by only जो कमेटी में लोग बैठे थे उन्होंने क्यों नहीं किया है तो वही बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ। मैंने वो उसको क्लियर कर दिया है पहले ही कि वो उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, उनकी व्यक्तिगत सूचनाओं पर आधारित हो सकता है, लेकिन हकीकत क्या है जो मैंने आपके सामने प्रदर्शित की। ऐसा कभी नहीं होता है जो आपने जिस बात के लिए आप इंगित करना चाहते हैं।
ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ देखिए, दुनिया में अपने देश के लिए, देशों के लिए, अपने अपने देशों के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुर्बानी देने का पूरी दुनिया में बहुत सारे उदाहरण होंगे, लेकिन इतने कम उम्र के बच्चों ने भी अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी धरती की रक्षा के लिए इस तरह से कुर्बानी दी हो, ऐसे एग्जाम्पल्स पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिले। ऐसे बाल शहीदों का सम्मान स्थापित हो और आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले सके, युगों युगों तक उनका बलिदान जो है हमेशा रेलेवेंट और प्रेरक बना रहे, इस उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजाद होने के इतने वर्ष बाद और बलिदान के इतनी शताब्दी के बाद में पूरे देश इस दिन को मनाए, इस दृष्टिकोण से वीर बाल दिवस को के रूप में 26 तारीख को नामित किया। लेकिन जो ड्रामा और उसको लेकर के देखिए, ड्रामाज कोई सरकार नहीं बनाती या कोई व्यक्ति। अब किसी विषय को लेकर के कोई अगर जो है कोई काल्पनिक चित्रण करके कोई इसको लेकर के नाटक बनाता है, उसको लेकर के मैं नहीं मानता कि इन सब विषयों को इस तरह की राजनीति से जोड़ने की आवश्यकता है, और सरकार को इसके लिए सरकार को इसके साथ में जोड़ना। देखिए, देश में इस तरह की अनेक घटनाएं होती है। रानी पद्मावती पर किस तरह के मूवीज बनाए गए हैं, महाराणा प्रताप पर किस तरह की मूवीज बनाई गई, इनको लेकर के इस तरह के प्रयास कुछ लोग करते हैं, बाद में उसको लेकर चलिए उसको राइट प्लेटफॉर्म पर एसजीपीसी उठाएगी, उसका निस्तारण भी होगा। शेखावत सर, इलेक्शन लोक सभा का बहुत नजदीक है, एक बार फिर पंजाब च श्रोमणी अकाली दल से भाजपा को फ्रंट पे नजर आना। हाँ, देखिए, मुझे आज सुबह भी ये प्रश्न किसी ने पूछा था, मैंने उनसे भी ये कहा था कि वैसे तो राजनीति असीम संभावनाओं का क्षेत्र है, और वहां किसी भी तरह की किसी भी संभावना से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। आप देख रहे होंगे कि कल नीतीश कुमार साहब ने भारतीय जनता पार्टी के साथ वापस जुड़ने की कहीं अपनी इच्छा व्यक्त की है, जेडीयू ने व्यक्त की है। हमने ये भी देखा इस देश में कि दुर्विरोधी जो है एक साथ आकर के और सरकार चला रहे, लेकिन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, कुर्सी की प्राप्ति के लिए इस तरह के समझौते आपस में राजनीतिक दल करें। हमने इन सबको देखा है, देश का इतिहास का जो है इसका साक्षी है। लेकिन इतना अवश्य कहूंगा और जिम्मेदारी के साथ में कहूंगा, आज जब मैं आपको बैठ करके बात कर रहा हूं, आज की तारीख तक 30 तारीख दिसंबर की है आज 2023 की, और दिन के 3:06 हुए हैं। अब तक इस विषय में न तो कहीं कोई प्रस्ताव है, न कोई चर्चा है, न कोई विचार है, न कोई चिंता है, न कोई इस विषय को लेकर के कहीं बातचीत हो रही है। अभी तक इस विषय को लेकर के कहीं किसी तरह की कोई बातचीत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, माननीय मोदी जी के काम के दम पर, माननीय मोदी जी के चेहरे के दम पर 13 सीटों पर चुनाव लड़ करके इस जो है लोकसभा के चुनाव में जो देश ने तय कर लिया है कि एक बार फिर माननीय मोदी जी को अवसर देकर के प्रधानमंत्री बनाना है, उसी के साथ में खड़े होकर के अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर। 24 के इलेक्शन नजदीक है, अभी इन दिनों में फिर से दोबारा एसपीआईएल का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो इस मुद्दे को लेकर भाजपा का क्या है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि 24 के इलेक्शन से इसका कोई संबंध। ये मुद्दा वर्षों से, अनेक वर्षों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो है निर्णय भी, उसमें फैसला भी सुनाया। फैसला सुना करके सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के सचिव को ये जिम्मेदारी दी थी कि वो दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ में बैठ करके और इसका कुछ एमिकेबल सोल्यूशन, समझौते के साथ में दोनों मिलजुल करके कोई इसका मार्ग निकालें। अनेक बार प्रयास करने के बाद में भी, कई बैठकों के बाद में भी न होने पर हमने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि इसका मार्ग नहीं निकल पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर फैसला देते हुए जल शक्ति मंत्री को यह जिम्मेदारी दी थी, और जल शक्ति मंत्री होने के नाते मुझे जिम्मेदारी दी थी कि मैं दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ करके इसका कोई रास्ता निकालने का प्रयास करूं। मैंने 2 बार बैठ करके प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से कोई मार्ग नहीं निकल पाया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी पिछले दिनों में दिए गए 4 अक्टूबर के महीने में दिए गए फैसले में ये कहा है कि वर्तमान में वो जो नहर उस समय बनी थी,
उस नहर की ऑन ग्राउंड सिचुएशन पोजीशन क्या है, उसकी समीक्षा करके, उसका सर्वे करके, और हम जो है सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल करें। अभी हमने 2 दिन पहले दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ में इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को किस तरह से जो है इम्प्लाई किया जा सकता है, इसके ऊपर चर्चा की है, विस्तार से बातचीत की है। और पंजाब सरकार ने अपनी तरफ से ये कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट का पहले जब फैसला आया था और उसके बाद में जब विवाद हुआ था, उसके बाद में पंजाब ने जो टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट किया था, सब विधानसभा में पारित किया था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश से जो रिसीवर नियुक्त किया गया, उसके बाद में आज तक वो पोजीशन स्टेटस को है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ। उसमें जो नहर बनी हुई थी वो नहर बनी हुई है, और उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन अभी नहीं हुआ है। उन्होंने ये मीटिंग में ये कहा है, लेट इट बी मिनिटाइज एंड इट इज कंफर्म्ड बाय द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट एंड लेट देम फाइल ए एफिडेविट इन द सुप्रीम कोर्ट की हमारी परिस्थिति वही है। आगे सुप्रीम कोर्ट उसमें जो भी निर्णय करेगी, उस निर्णय के साथ में हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे। बीजे ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੈਨਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखिए, ये तो लोकसभा और राज्यसभा ने अपने यहाँ पर कानून पारित किया है। अब लोकसभा और राज्यसभा को कानून जो पारित करने की जो क्षमता है, जो अधिकार संविधान ने दिया, हमको उसको चुनौती देने की न तो आवश्यकता है, न कहीं जरूरत भी है। ਕੀ ਸੈਂਟਰ गवर्नमेंट ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ? मैं क्या कह रहा हूँ कि ये संसद ने पारित किया है, संसद ने पारित किए हुए कानून के ऊपर हमको प्रश्न चिन्ह खड़े करने का अधिकार नहीं। थैंक यू जी। चलिए, धन्यवाद।